नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का रण हुआ प्रचंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को वर्षों के कष्ट से करेंगे मुक्त। हुगली तट पर नाविकों से की मुलाकात। कहा, बंगाल की आत्मा में बहती है गंगा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने भरी हुंकार। कहा, प्रचंड बहुमत से बनने वाली है बीजेपी की सरकार। दूसरे चरण के लिए ममता बनर्जी ने भी रोड शो कर मांगा जनसमर्थन। कांग्रेस लगा रही है एड़ी चोटी का जोर। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग की हर तरफ हो रही है प्रशंसा। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र के लिए बताया सकारात्मक संकेत। तो अमित शाह ने पहले चरण की 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल का पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होने का ऐलान। बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर 7 सांसदों के समर्थन का किया दावा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के अगले दौर की कोशिशें जारी। वहीं लेबनान में युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले ने तेज की कूटनीतिक हलचल। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार किया। उन्होंने दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को एक विकास और महिला विरोधी पार्टी बताया तो पहले दौर के मतदान के आधार पर बीजेपी की जीत का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह कोलकाता में हुगली में नौका विहार किया और आम लोगों और नाविकों से मुलाकात की। आज सुबह मुझे मां गंगा के दर्शन का, उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला। पवित्र जल में एक संपूर्ण सभ्यता की शाश्वत भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाव से देश को जोड़ती है। उन्होंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताकर मां गंगा और पश्चिम बंगाल के प्रति अपना आभार तो व्यक्त किया ही, साथ ही दमदम और जादवपुर में विशाल जनसभाओं को भी संबोधित किया। उन्होंने मध्यम वर्ग के शोषण और सिंडिकेट के खेल के साथ ही भ्रष्टाचार, घुसपैठ और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर तेज हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया और कहा कि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल में विश्वास करती है। उन्होंने उन महिला उम्मीदवारों का खास जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है। टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी विमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हुए भारी मतदान को भाजपा के पक्ष में बताया और कहा कि 4 मई को राज्य से तृणमूल कांग्रेस की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता का भाजपा के पक्ष में मतदान करना उन्हें पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई की आजादी देगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम आपको आजादी देंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी की सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों से, कब्जे से। साथियों, कमल छाप पर दिया आपका हर वोट पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई, हर चीज की आजादी देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज राज्य में सरकारी कर्मचारी से लेकर पुलिस कर्मी तक भयमुक्त होकर उज्जवल बंगाल के लिए मैदान में आए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के शिक्षक, वकील, डॉक्टर सहित हर प्रोफेशन के लोग भाजपा के समर्थन में उतरे हुए हैं। कुमार आलोक और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी और टीएमसी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो वहीं जमकर प्रचार अभियान भी जारी है। इस सबके बीच बड़ी बड़ी रैलियों से लेकर रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन से सभी पार्टियां अपने पक्ष में जनसमर्थन जुटाने में लगी हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मुकाबले को बहुकोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं। पहले चरण के बम्पर मतदान ने बंगाल की सियासत को बहस के केंद्र में ला दिया है। अब सभी दलों की निगाहें दूसरे चरण पर है। दूसरे चरण का रण भी प्रचंड होता जा रहा है। पहले चरण में भारी मतदान से उत्साहित उम्मीदवार लोगों को लुभाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर 24 परगना के जगतदल में रोड शो किया। वहीं अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में बड़ी जीत का दावा किया। कल पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। 151 सीटों पर मतदान हो गया है। दीदी लोग परिणाम जानना है क्या? तो सुन लीजिए, टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया। उन्होंने भाजपा पर बंगाल के अधिकारों को छीनने और अपना एजेंडा थोपने की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोगों में ममता सरकार के खिलाफ काफी अधिक गुस्सा है। बंगाल सभी धर्मों का सम्मान करता है, सबको साथ लेकर चलता है, सबको इज्जत देता है। बंगाल अब औद्योगिक गंतव्य है, अब पर्यटन और व्यापार का हब है। यह साफ हो गया है कि लोग ममता बनर्जी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लोग बदलाव के लिए गुस्से में वोट डाल रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने हिंगलगंज थाने के ऑफिसर इंचार्ज पर बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने ओसी संदीप सरकार को निलंबित कर दिया है। साथ ही संदीप सरकार के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि संदीप सरकार पर पक्षपात के आरोप में कार्रवाई की गई है। इन पर चुनाव प्रचार के दौरान सभी पक्षों को समान अवसर न देने का आरोप लगा है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में ऐतिहासिक वोटिंग को लेकर न सिर्फ बंगाल में उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे देश में इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। बंगाल में रिकॉर्ड मतदान पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है, तो अमित शाह ने 110 सीटें जीतने का दावा किया है। टीएमसी भी पहले चरण में बढ़त बनाने की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बढ़े हुए मत प्रतिशत को सत्ता विरोधी करार दिया है। इन दावों के बीच क्या है बढ़े हुए मतदान प्रतिशत के मायने, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है।
151 सीटों पर मतदान हो गया है। टीएमसी और ममता दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद पहली बार जनता के वोटों की बौछार से चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल में पहले फेज में बम्पर मतदान होने पर सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर की है। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का मतदान में हिस्सा लेना देश की लोकतांत्रिक परंपरा को मजबूत करता है। भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हूँ। जब लोग वोट डालते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब नागरिक अपने वोट की अहमियत समझते हैं तो वो हिंसा से दूर रहते हैं। इस दौरान जस्टिस बागची ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के दौरान किसी बड़ी हिंसक घटना की खबर सामने नहीं आई, जो एक सकारात्मक संकेत है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी मतदान को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि 92% से अधिक मतदान लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस दौरान शानदार काम किया है। प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में जनता की कतारों ने संकेत दे दिया है कि इस बार खेला जनता कर रही है। बंगाल के रण में इस बार बम धमाकों की जगह वोटों की बौछार ने जहां चुनावी पंडितों को हैरान कर दिया है, वहीं बंगाल के रण में हुई वोट क्रांति से बीजेपी भी बेहद उत्साहित है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री ने बम्पर वोटिंग के लिए लोगों को बधाई देते हुए दावा किया कि बीजेपी राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कभी बंगाल में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि इस बार सत्ता विरोधी लहर है। साथ ही आशंका भी जता रही है कि चुनाव खत्म होते ही बंगाल में फिर खून खराबा दंगे शुरू हो जाएंगे। ये खुद मुख्यमंत्री कहती हैं। सत्ता विरोधी लहर तो है, जिसके चलते ये वोट दान में इजाफा हुई। चुनाव खत्म होते ही फिर दंगा फसाद खून बहाने की सिलसिला शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं, सब मुख्यमंत्री खुद ये कहते हैं। जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह का प्लान तैयार है, तो वहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए जूझ रही प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी कुर्सी जाने की आशंका सता रही है। ममता को सत्ता नहीं चाहिए वाले बयान पर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। देखो, कोनो तुम्हारे याद रखो, तुम हमें हरा नहीं सकते। जान लो, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और मैं बंगाल में पैदा हुई हूँ, इसी बंगाल में मरूंगी। मैं तुम्हारी दिल्ली पर कब्जा करूंगी। बंगाल पर कब्जा करने के बाद सभी दलों के साथ मिलकर मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, बल्कि दिल्ली में भाजपा का खात्मा चाहिए। बंगाल में भी खात्मा होगा और भाजपा को दिल्ली से भी हटाना होगा। बीजेपी हटाते होगे। ममता के इस बयान से सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अपनी जमीन खिसकती देख ममता ने नया एग्जिट रूट तैयार करना शुरू कर दिया है, या फिर ये बयान बंगाल में बढ़ते दबाव को संभालने की रणनीति है। बहरहाल इस बार के वोटिंग आंकड़ों के उछाल ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अब बदलाव होगा या दोहराव, फिलहाल इसका जवाब ईवीएम में बंद है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। और अब देखते हैं कुछ अन्य अहम खबरें। आज आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संसदीय दल का बीजेपी में विलय कर दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस वार्ता कर पार्टी से अलग होने की बात कही।
और थोड़ी देर बाद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। राघव चड्ढा ने कई बड़े नेताओं के समर्थन का भी दावा किया है और अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने इस बगावत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुशासन, स्वराज और कट्टर ईमानदारी के जुमलों पर अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीतिक शीश महल खड़ा किया था, उसे राघव चड्ढा ने अपने एक शब्द बाण से चकनाचूर कर दिया। मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। कभी केजरीवाल के सबसे करीबी सहयोगी, पंजाब की जीत के आर्किटेक्ट और आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा रहे राघव चड्ढा के एक फैसले ने अरविंद केजरीवाल के उस कांच के महल को हिला दिया जिसकी दीवारें भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ही दरक रही थीं। राघव चड्ढा जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव चड्ढा के पार्टी से मोह भंग होने की शुरुआत इस महीने की शुरुआत में हो गई थी, जब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया और अशोक मित्तल को जगह दे दी। हालांकि पार्टी ने इसे रूटीन रिस्ट्रक्चरिंग बताया, लेकिन राघव ने ऐलान कर दिया था कि घायल हूं इसलिए घातक हूं, जो शुक्रवार को बिल्कुल सही साबित हो गई। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। शाम होते होते राघव चड्ढा की अगुवाई में आप से किनारा करने वाले सांसद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करने पहुंच गए। आम आदमी पार्टी से किनारा करने वाले सांसदों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी के नाम शामिल हैं। धोखे और भ्रम की राजनीति से जो आम आदमी पार्टी बनी है, ये सब उसका शिकार थे। और जैसे जैसे इनकी आंखें खुलती गई, जब इन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल का मतलब भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल का मतलब चोरी, अरविंद केजरीवाल का मतलब डकैती, लूट, तो फिर जो जो उस ढांचे में फिट नहीं होगा वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ता जाएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करते हुए पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। केजरीवाल की मनमानी से तंग आकर इन 7 सांसदों ने अपनी राह जुदा की, तो अरविंद केजरीवाल ने जहां ट्वीट करके इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी का पंजाबियों के साथ किया गया धक्का बताया, तो वहीं सांसद संजय सिंह ने इसे ऑपरेशन लोटस करार दिया। एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है, भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। अन्ना आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का दावा कर जब सत्ता में आई तो बड़ी संख्या में आम और खास लोगों ने पार्टी का दामन थामा, लेकिन केजरीवाल और उनके सहयोगियों की वजह से धीरे धीरे एक एक कर सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। आज बारी राघव समेत 7 सांसदों की थी। शैलेंद्र मिश्र और मोहित शुक्ला की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। असम की सियासत में आरोपों की आंच अब अदालत की चौखट तक पहुंच चुकी है।
पवन खेड़ा को लेकर गुवाहाटी हाईकोर्ट का सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी जवाबदेही के बीच रेखा कितनी अहम है। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा पर लगाए गए आरोप अब खुद पवन खेड़ा के लिए कानूनी मुश्किलें बनते नजर आ रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनकी भुइयां शर्मा पर सनसनीखेज आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज एक और बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने एक निर्दोष महिला को राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझकर विवाद में खींचा है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि ये मामला केवल मानहानि का नहीं है, बल्कि जालसाजी, फर्जी दस्तावेज रखने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इस मामले में कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि पवन खेड़ा के वे सहयोगी कौन थे जिन्होंने उनके लिए ये दस्तावेज इकट्ठा किए और ये दस्तावेज कहां से, किस स्रोत से आए थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस मामले को राजनीतिक लाभ लेने वाला स्टंट मानते हुए साफ किया है कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत का विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि रिनकी भुइयां शर्मा के पास 1 से अधिक पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी बेनामी संपत्तियां हैं। उन्होंने इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे। इन आरोपों के बाद रिनकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में FIR दर्ज कराई। बाद में विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि पवन खेड़ा द्वारा दिखाए गए तीनों पासपोर्ट फर्जी पाए गए हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कोर्ट कार्रवाई पर संतोष जताया है। I do not want to comment anything because Model Code of Conduct is in force. Whatever the outcome of the case or investigation, it is entirely on Assam Police. I will review the case only after 4th May if I come back to power. इससे पहले पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने को कहा। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की संभावना काफी बढ़ गई है। साथ ही अब जांच एजेंसियों के रडार पर पवन खेड़ा के वो सहयोगी भी होंगे जिन्होंने उनके लिए ये फर्जी दस्तावेज जुटाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बिहार की राजनीति में सत्ता का गणित आज फिर साफ तौर पर दिखाई दिया। सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया और इसके साथ ही एनडीए की मजबूती एक बार फिर सबके सामने आई। ध्वनिमत से पारित हुआ विश्वास मत ये बताता है कि आंकड़ों के लिहाज से ये सिर्फ औपचारिकता महज थी, लेकिन सियासी संदेश काफी स्पष्ट था। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के हमलों और आरोपों के बीच सत्ता पक्ष ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। राज्यसभा सदस्य चुने जाने और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की कमान संभालने वाले सम्राट चौधरी के लिए ये फ्लोर टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण था। एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरवी, हम और आरएलएम शामिल हैं, इनके पास 243 सदस्य विधानसभा में 202 सीटों का भारी बहुमत है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार CCC यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता नहीं करेगी। CCC पर कोई समझौता नहीं किया गया, चाहे वो क्राइम हो, करप्शन हो और कम्युनिज्म हो। इन तीनों चीजों पर कभी समझौता नहीं किया गया। आगे भी किसी भी कीमत पर कोई समझौता ये सरकार नहीं करेगी। साहब, विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया, तो वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए कहा कि सत्ता किसी की बपोती नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये
तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। एनडीए नेता विश्वास मत हासिल करने के बाद काफी खुश नजर आए। जनता से वादा किया था, जनता का इतनी बड़ी जनादेश आया जिसका आदेश समृद्ध बिहार के लिए है। फ्लोर टेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारी मत प्राप्त किया है और आज जनता में एक भारी संदेश दिया है कि जितना जनता में समर्थन है उतना ही समर्थन सदन में भी। इतने दिनों से उनके नेतृत्व में हम सब लोग एनडीए के लोग काम कर रहे थे, माननीय विधायक, तो कमी तो खलेगी, लेकिन उनका मार्गदर्शन अभी भी है, आगे भी रहेगा। बिहार विधानसभा में सरकार का विश्वास मत संख्या के लिहाज से सिर्फ औपचारिकता भर रहा, लेकिन इसके जरिए मुख्यमंत्री ने न सिर्फ विपक्ष को निशाने पर लिया बल्कि अपनी सरकार के काम की रूपरेखा भी पेश की। ब्यूरो इनपुट के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में लॉजिस्टिक शक्ति समिट एवं पुरस्कार 2026 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश के नीति निर्माता, उद्योग जगत से जुड़े इनोवेटर्स और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में लॉजिस्टिक्स सेक्टर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और डिजिटल व्यापार प्रणाली और सतत गतिशीलता जैसे सुधार भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक हब के तौर पर स्थापित करने में अहम योगदान दे रहे हैं। हमने लॉजिस्टिक कॉस्ट को अगर इम्प्रूवमेंट किया तो हमारी ग्रोथ और बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स अच्छी तरह विकसित होंगे, एमएसएमई और एग्रीकल्चर को फायदा होगा, टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा और उसके कारण देश का भविष्य बदलेगा। और प्रधानमंत्री जी का और हम सबका जो सपना है कि हमें विश्वगुरु बनना है, हम निश्चित रूप से इसमें कामयाब होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुणे में भारतीय स्टेट बैंक के नए स्थानीय मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र को उभरती तकनीकी चुनौतियों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत के बैंक डिजिटलाइजेशन के चलते अब तक मजबूत और सुरक्षित रहे हैं, लेकिन माइथॉस नाम की एक नई और कम समझी गई चुनौती सामने आ रही है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस चुनौती को समझने के लिए वैश्विक टेक कंपनियों, प्राधिकरणों और सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने संकेत दिया कि अब तक अपनाए गए सुरक्षा उपाय भविष्य के जोखिमों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते और अधिक बहुमुखी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। Because of the new challenge which is coming in the name of Mythos, about which not much is known, not very many people have tested or tried. MeitY is an active engagement. The Ministry of Electronics and Telecommunications is an active engagement with various authorities, governments across the globe, and also with technology companies to understand how this is going to play out and what is the kind of preparedness we need in India. So yesterday's meeting was in that context. So all the while what we've had and therefore proved ourselves that we are careful and protective of our customers may not be sufficient. They need to be there, they need to improve, they need to grow. But we need something new and something far more versatile to be able to counter the newer threats which are likely to come. On that, I had a meeting with all the banks. विपक्ष द्वारा खाद की कमी को लेकर चलाए जा रहे आरोपों को सरकार ने सिरे से खारिज किया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट के जरिए विपक्ष पर तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खाद संकट वाले बयान को सरकार ने भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकार का कहना है कि देश में कहीं भी खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों के बीच बेवजह डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। जेपी नड्डा ने बताया कि वैश्विक कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद भारतीय किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्यों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है और जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने आज लखनऊ में उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन का आयोजन किया।
इसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने उत्तर प्रदेश में बम्पर खाद्यान्न उत्पादन की सराहना की। ये दूसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है, एक जयपुर में पहली हुई, ये दूसरी है यहां पे, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत उपयोगी है। संबंधित राज्यों के सभी खेती से संबंधित प्रमुख अधिकारी आए हुए, और ये उत्तर क्षेत्र तो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक तो आप यहां पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जिन्हें हरित क्रांति की शुरुआत की थी, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश तो देश में खाद्यान्न उत्पादन में आज नंबर 1 है, सबसे ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में है। देश में अन्न भंडारों की बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्न के भंडार भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति के नए मानदंड तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश के बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक लोगों को लुभा रही है। देश के अन्न के भंडार आज हमने भर के रखे हैं, दुनिया में कहीं से मंगाने की जरूरत नहीं। गेहूं, चावल में तो भारत उत्पादन में आज नंबर 1 है दुनिया में। अब हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, चीन पीछे चला गया, भारत नंबर 1 पर आ गया। कभी हम PL480 गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, लाल गेहूं, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने पहले 25 लाख मीट्रिक टन, अब और 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है कि दुनिया भर में भेजो। आज हमारे बासमती की महक कनाडा से लेकर अमेरिका तक के लोगों को लुभा रही है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया कि न तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव किया गया है और न ही आपूर्ति पर किसी प्रकार का विपरीत असर पड़ा है। उन्होंने पैनिक खरीदारी से बचने की सलाह दी है। डीजल की सप्लाई भी पर्याप्त उपलब्ध है, किसी भी पेट्रोल पंप पर ड्राई आउट नहीं है, परंतु यहाँ भी र्यूमर्स के चलते कुछ पेट्रोल पंप्स पर कुछ एरियाज में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सप्लाईज पर्याप्त हैं, पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है, इसलिए कृपया पैनिक बाइंग से बचें। क्रूड हमारी इन्वेंट्री सफिशिएंट है, कार्गोज टाइड अप हैं, इसके अलावा हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू LPG की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सुचारू रूप से जारी है। 5 किलो LPG सिलेंडर की बिक्री भी लगातार जारी है। कमर्शियल LPG जैसा आप जानते हैं कि 70% तक रेस्टोर है और अप्रैल के महीने में अब तक लगभग 1,47,000 से अधिक टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल की जा चुकी है। 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल भी लगातार सुचारू रूप से चल रही है। कल भी लगभग 81,000 से अधिक सिलेंडर्स की 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और अब तक 1,33,000 5 किलो के सिलेंडर्स लगभग 8,500 से अधिक अवेयरनेस कैंप्स में भी बेचे जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2,400 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से ईरान से बाहर वापस लाया गया है। आपको पता है कि शुरुआत से अभी तक किस प्रकार की विकट स्थिति ईरान में और अन्य देशों में बनी रही, उसके बावजूद हमारा राजदूत दूतावास तेहरान में काम करता रहा है और ये अपने आप में मैं कहूँगा कि प्रेरणादायक है हम सब लोगों के लिए। देश के हित में वहाँ पर जो हमारे राजदूत हैं और हमारी जो सारी टीम है वो लगातार लोगों को मदद पहुँचा रही है। उनके सहारे वहाँ पर 2,400 से अधिक भारतीय नागरिक को हम लोग सुरक्षित बाहर लेके आ पाए हैं, देश लेके आ पाए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करनी चाहिए।
पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में स्थिति की विदेश मंत्रालय द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव खाड़ी क्षेत्र असीम महाजन ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार स्थानीय सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Updated advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for return requests to return to India. पत्तन पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक मनदीप सिंह रंधावा ने जानकारी दी कि खाड़ी देशों में हमारे नाविक और जहाज पूरी तरह सुरक्षित हैं। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों से संबंधित कोई अप्रिय घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। The Ministry of Port Shipping and Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, Indian missions and maritime stakeholders to ensure the seafarer welfares and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in Gulf regions are safe and no incident involving any Indian flagged vessels has been reported in past 24 hours. Directorate General of Shipping has facilitated the safe repatriation of more than 2,729 Indian seafarers so far, including 49 seafarers in last 24 hours from various locations across Gulf region. Our all ports are operating at normal pace and with no congestion reported at any of the Indian ports. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के आधुनिकीकरण पर अखबार में एक आलेख लिखा है। इसमें उन्होंने 2014 से अब तक पटरियों के नवीनीकरण, मशीनीकरण में वृद्धि, ट्रेनों की बढ़ती रफ्तार, सुरक्षा, बाड़बंदी, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हादसों में आई कमी जैसे मुख्य बिंदुओं पर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है 2014 से 55,000 किलोमीटर पटरियों का नवीनीकरण हुआ, 44,000 किलोमीटर ट्रैक पर 260 मीटर लंबे रेल पैनल बिछाए गए, 80,000 किलोमीटर ट्रैक पर मजबूत पटरियां बिछाई गई। रेल और वेल्ट टूटने की घटनाएं 90% घटी हैं। ट्रैक मशीनों की कुल संख्या 1,785 तक पहुंची है। मशीनों से गिट्टी साफ करना बहुत बेहतर हुआ है। 17,500 किलोमीटर लंबे तेज रफ्तार मार्ग पर बाड़बंदी सुगम यात्रा हेतु 36,000 नए मजबूत स्विच लगे हैं। बिना झटके गुजरने के लिए 7,500 विशेष क्रॉसिंग लगे हैं। यह आलेख लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। पटरी मजबूत रखने हैं तो चौड़ी भारी स्लीपर लगे हैं। 110 किलोमीटर रफ्तार सहने वाली पटरियों की 80% संख्या हुई है और अगर 130 किलोमीटर रफ्तार की बात करें तो 23% पटरियां ऐसी हैं जो 130 किलोमीटर की रफ्तार सहन कर सकती हैं। बड़े रेल हादसों की कुल संख्या कम होकर 16 है। रेलवे ने ऑनलाइन ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। इस आधुनिकीकरण से यात्रा का समय कम हुआ है। रेलवे नेटवर्क अब पहले से ज़्यादा भरोसेमंद बना है। 1 लाख किलोमीटर रेल ढांचे की सफल ग्राइंडिंग और साथ ही साथ भारत में रेल परिचालन में पिछले वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। भारत में हर दिन 25,000 ट्रेनें चलती हैं। रोज़ाना 2 करोड़ से अधिक यात्री यात्रा करते हैं और भारत का कुल रेल नेटवर्क 1,37,000 किलोमीटर हो चुका है। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या खास रहा इस कार्यक्रम में, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट।
24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर से पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। यह दिन 73वें संवैधानिक संशोधन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसने देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने और विकसित भारत के लक्ष्य में पंचायतों की भूमिका पर जोर दिया गया। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई और मेरी पंचायत मेरी धरोहर पहल के तहत ग्रामीण विरासत से जुड़ी प्रकाशन भी लॉन्च किए गए। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और गांवों के समग्र विकास के लिए स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति को और मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस, पारदर्शिता और जन भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दिया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको दर्जा दिया गया था। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन आदि के और तमाम रूल्स रेगुलेशन पंचायत को लेकर किया गया था। उसका रिजल्ट आज ये है कि देश में लगभग हर गांव की गली, नाली, खरंजा इत्यादि ग्रामीण विकास अच्छी तरीके से हुआ है। मोदी सरकार का लक्ष्य है पंचायतों के माध्यम से सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, हर व्यक्ति को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना, ऐसा गांव जहां किसी को गरीबी का सामना ना करना पड़े, विकास और समृद्धि का लाभ हर परिवार तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और ग्रामीण विकास के सफल मॉडल साझा किए। पंचायतों के मजबूत होने से निश्चित तौर पर सशक्त भारत का सपना पूरा होगा। पंचायतें सशक्त होंगी तभी देश सशक्त होगा। काफ़ी कुछ बदलाव आया है और इस दिशा में सकारात्मक बदलाव भी है। तो ये मानना है कि हमारी भिन्न भौगोलिक स्थिति की वजह से हमें अलग से कुछ मानक योजनाएं बननी चाहिए और पंचायतों को अधिकार हो, ग्राम पंचायत को विशेषता अधिकार हो कि हम जो योजनाएं बनाएं और उसी को हम धरातल पे उतार सकें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के इस आयोजन ने सशक्त पंचायत, समग्र विकास के विजन को आगे बढ़ाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। ब्रिक्स उप विदेश मंत्रियों और मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका पर विशेष दूतों की बैठक 24 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय मुद्दों की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में शामिल सदस्यों ने मध्य पूर्व में हालिया संघर्ष पर गहरी चिंता जताई और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा किए। चर्चा के मुख्य विषयों में फिलिस्तीन मुद्दा, गाजा में स्थिति, मानवीय सहायता की आपूर्ति और फिलिस्तीन में UNRWA की भूमिका शामिल रही। चर्चा में शामिल सदस्यों ने लेबनान में संघर्ष विराम का स्वागत किया। बैठक में मध्य पूर्व देशों में जारी संघर्ष को रोकने और शांति प्रयासों की स्थापना के साथ ही मानवीय सहायता देने की बात कही गई। सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि 2027 में चीन के नेतृत्व में अगली बैठक का आयोजन किया जाए। लखनऊ में न्यूजीलैंड की राजदूत पैट्रिक जॉन राटा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जॉन पैट्रिक राटा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ अन्य पारस्परिक संबंध और आर्थिक संबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई। और वहीं भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ये घोषणा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की है। दोनों देशों ने इस समझौते पर बातचीत पिछले साल 22 दिसंबर को पूरी कर ली थी और इसका लक्ष्य अगले 5 साल में आपसी व्यापार को $5 अरब तक बढ़ाना है। ये भारत द्वारा किया गया अब तक का सबसे तेज व्यापार समझौता है, जिसकी शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी और केवल 9 महीने में इसे पूरा कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन ने इस समझौते को मिलकर पेश किया था और इसे व्यापक, संतुलित और भविष्य को ध्यान में रखने वाला बताया था। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में बिना शुल्क प्रवेश मिल सकता है और अगले 15 वर्षों में करीब $20 अरब का निवेश आकर्षित हो सकता है। इससे पहले दिसंबर में लक्सन ने कहा था कि भारत के साथ ये समझौता अधिक नौकरियां, ज़्यादा आय और निर्यात में बढ़ोतरी लाएगा। उन्होंने इसे अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में किया गया वादा पूरा करने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न्यूजीलैंड के कारोबारियों के लिए भारत के 140 करोड़ उपभोक्ताओं का
बड़ा बाजार खुल जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 24 अप्रैल यानी आज के कारोबार बंद होने के तहत ही प्रभावी हो जाएगा और इसके बाद बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियां तुरंत बंद कर दी होंगी। आरबीआई ने बताया कि बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं जो जमाकर्ताओं और सार्वजनिक हित के खिलाफ है। साथ ही प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन भी सामने आए हैं। केंद्रीय बैंक अब पेटीएम बैंक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन करेगा। हालांकि आरबीआई के अनुसार बैंक के पास इतनी नकदी है कि वह अपने सभी जमाकर्ताओं का पैसा वापस कर सके। गौरतलब है कि आरबीआई ने पहले ही 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी और 2024 में खातों में जमा क्रेडिट वॉलेट टॉपअप पर भी प्रतिबंध लगा दिए थे। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जेल से रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा कि चूंकि मिशेल से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई पहले जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ कर चुकी है, इसलिए बेहतर होगा कि रिहाई की याचिका भी वही पीठ करे। इससे पहले 8 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज कर दी थी। दुबई से प्रत्यर्पित मिशेल ने उस प्रावधान को चुनौती दी है जिसके तहत भारत को उसके खिलाफ संबंधित मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार मिला है। मिशेल का तर्क है कि जिस मामले में उसे भारत लाया गया है उसमें अधिकतम 7 साल सजा का प्रावधान है और यह अवधि वो जेल में पूरी कर चुका है, लिहाजा उसे रिहा किया जाना चाहिए। पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी अप्रकाशित पुस्तक को लेकर संसद में हुए विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पांडुलिपि अभी भी रक्षा मंत्रालय की समीक्षा में है, ऐसे में सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा संसद में चर्चा के दौरान जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देने पर उन्होंने गहरी निराशा जताई और नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस प्रणाली पर पूरा भरोसा है और मंजूरी मिलने के बाद ही पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। चीन के साथ 2020 के सैन्य गतिरोध के दौरान सरकार द्वारा उन्हें अकेला छोड़ने के आरोपों को जनरल नरवणे ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त था और स्थिति के अनुसार चीनी सैनिकों पर जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार भी था। जनरल नरवणे ने कहा कि उनकी पुस्तक में ऐसा कुछ भी संवेदनशील नहीं है, लेकिन अलग अलग स्तरों पर अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अब इस विवाद से आगे बढ़ते हुए अपनी दूसरी पुस्तक लिखी है जो प्रकाशित भी हो चुकी है। I can only say that as far as we are concerned, that means the publishers, Penguin and I, Penguin has clarified very categorically that no copies of that book were in circulation in any form whatsoever, either in hard copy or in soft copy. And therefore, we are ourselves not in a position to comment on where that copy might have surfaced from. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने नीरू समारा को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। इससे पहले वे अक्टूबर 2021 में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थी और एयरपोर्ट के विकास में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक स्थायी सीईओ के चयन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। पश्चिम एशिया संघर्ष पर भारत में दक्षिण अफ्रीका के आयुक्त अनिल सूकलाल ने चिंता जताई है। उन्होंने इस संघर्ष को मानवता के लिए अभिशाप बताया है। उन्होंने कहा कि इसका कोई विजेता नहीं हो सकता। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे पश्चिम एशिया में युद्ध में शामिल देशों को आपस में जुड़े रहने और इंसानियत की भलाई के शांति ढूंढने के लिए प्रेरित करें। पश्चिम एशिया में युद्ध का दुनिया पर बुरा असर पड़ रहा है और खासकर ऊर्जा सुरक्षा के मामले में। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को एक बार फिर दोहराया कि यह युद्ध का समय नहीं है। ईरान और लेबनान में युद्ध विराम जारी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। यहां एक छोटी सी चिंगारी कभी भी युद्ध भड़का सकती है। हालांकि लेबनान में युद्ध विराम बढ़ाने के फैसले ने कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है और अब दोनों पक्षों की ओर से माहौल में नरमी के संकेत मिल रहे हैं।
बैक चैनल बातचीत और मध्यस्थों की सक्रियता ने दोनों पक्षों में अगले दौर की बातचीत की तरफ सक्रिय रुख किया है, लेकिन परमाणु मुद्दा और होर्मुज की स्थिति अब भी वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का दूसरा चरण अंजाम की ओर न बढ़ रहा हो, फिर भी दोनों पक्षों में टकराव में स्पष्ट कमी देखी जा सकती है। दोनों पक्ष धीरे धीरे पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान में जारी युद्ध विराम को 3 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ध्यान रहे कि ईरान ने शांति वार्ता के लिए लेबनान पर इजरायली हमले को रोकने को अपनी जिद बना लिया था। इसके बाद ट्रंप की तरफ से 1 हफ्ते के युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। अब इस सीज फायर में 3 सप्ताह का इजाफा ट्रंप की सकारात्मक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस घोषणा के कुछ ही घंटे बाद खबर आई कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पाकिस्तान के नेताओं से फोन पर लंबी चर्चा की। दोनों पक्षों की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उससे संकेत मिलते हैं कि अराक्ची की पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार से इस बातचीत का मुख्य विषय सीज फायर ही रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बातचीत में शांति वार्ता के अगले चरण की संभावनाओं को तलाशा गया होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद भेजे जाने के ऐलान के बावजूद ईरान अब तक बातचीत के लिए अपने नुमाइंदे भेजने पर आमादा नहीं है। ईरान के इसी रवैये की वजह से वेंस के इस्लामाबाद दौरे की कोई तारीख अब तक तय नहीं हो पाई है। वैसे जानकारों का आकलन है कि दोनों पक्षों में बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी है और जल्द किसी नतीजे की उम्मीद को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। वैसे ट्रंप भी संकेत दे चुके हैं कि अगर बात बनी तो वो खुद शांति समझौता हस्ताक्षर समारोह में शामिल हो सकते हैं। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच यूरोप एक अलग ही तरह की चिंता को लेकर सामने आया है। उसका कहना है कि शांति वार्ता में परमाणु विशेषज्ञों को शामिल किया जाना जरूरी है। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान से जुड़ा परमाणु खतरा और गंभीर चुनौती बन सकता है। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि संभावित डील ओबामा के कार्यकाल में हुए व्यापक परमाणु समझौते की तुलना में अधिक कमजोर होगी। उधर हॉर्मुज में नाकेबंदी से जहाजों की आवाजाही लगातार प्रभावित है। इस रास्ते से गिनती के जहाज ही निकल पा रहे हैं। शुक्रवार को एक टैंकर इराक के बसरा बंदरगाह पहुंचा, जो यहां से कच्चा तेल लाद कर ले जाएगा। इस बीच ईरानी नेतृत्व अंदरूनी फूट को लगातार खारिज कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के बाद शीर्ष ईरानी नेतृत्व ने बयान जारी कर एकजुट होने की बात कही है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। ये भारत है, देश से ज्यादा ये एक सिविलाइजेशन है। यहाँ समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन इसकी आत्मा कभी नहीं। वेद से विज्ञान तक, धर्म से डेमोक्रेसी तक, हर युग में भारत ने दुनिया को कुछ नया दिया है। और हर युग में एक सवाल उठा है कि भारत इतना प्राचीन होते हुए भी इतना नया कैसे है। ये है कहानी भारत की, जहाँ हर कल आज से जुड़ा है और हर आज में कल का बीज है। Join me in discovering the unbroken story of a timeless civilization. Infinite India, the Bharatiya way. जल्द ही सिर्फ डीडी न्यूज पर।
आक्रमणकारियों द्वारा जलाए गए इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, ये दरअसल एक कहानी कहती है। हम हर बार नष्ट किए गए और हर बार अपनी राख से खड़े होने का शौर्य हमने दिखाया है। विध्वंस की नींव पर खड़े होकर निर्माण की महागाथा, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें अतीत की शक्ति, तेजस, ब्रह्मोस, परमाणु शक्ति, सेमीकंडक्टर मिशन जैसी आधुनिकता के साथ बात करती है, संवाद करती है। यह नालंदा है, यही सोमनाथ है, यही भारत है। देखिए नालंदा टॉकीज डीडी न्यूज पर। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय, तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का।